हम लोगों ने मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन देखा था। मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जो काइनेमेटिक इक्वेशंस थे s is equal to ut plus half at square, v equal to u plus at और v square is equal to u square plus 2a, उसके एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन का जो एग्जांपल हमें पढ़ना है उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज की हेडिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी। जब हम अंडर ग्रेविटी बोलते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ की सरफेस के आसपास ऊपर फोर्स इनकी नीचे की लगेगा लगेगा। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है ऑब्जेक्ट जब अर्थ के आसपास है तो उस पर ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे लगता है। लास्ट 6 7 में पढ़े थे mg फोर्स नीचे लगता है हर ऑब्जेक्ट पर। हाँ सर। हाँ उसको बोलेगा बोलो भाई। सबसे छोटा तुम लोग का बैच है 12 से 13 बच्चों का, बाकी सारे बैच में 75 से 80 बच्चे हैं और सबसे कम रिस्पांस तुम्हारे बैच में आता है। मैंने पूछा बहुत छोटी सी चीज, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस के आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ अपनी ओर पुल करेगा mg फोर्स से। हाँ सर। और फोर्स अपॉन मास एक्सीलरेशन होता है। यस। हाँ सर। यानी कि हर ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अगर इस mg के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो। यस। ठीक है। अब अगर मैंने इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में सरफेस के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा, तब तक जाते रहेगा जब तक उसकी स्पीड 0 ना हो जाए और उसके बाद फिर नीचे आएगा तो यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाएगी 0 और ये जो मैक्सिमम हाइट ऊपर गया उसको h कहते हैं, मान लो मैक्सिमम हाइट। और इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन नीचे की ओर जी ही लग रहा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तब भी और ऊपर से जब नीचे आ रहा है तब भी हमेशा इस एक्सीलरेशन की वैल्यू g के बराबर है और नीचे की ओर ये है। तो ये एग्जांपल हो गया मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। हो गया। हाँ सर। एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इस सब का अपना एक साइन होगा। हाँ सर, वेक्टर साइन। इसमें मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव किसी एक को नेगेटिव लेना है। जो भी एक आप चाहो तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कन्वेंशन ऐसा यूज करते हैं जो दिमाग में बैठा रहे। तो प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस दिमाग में बैठा हुआ है इसलिए ऐसा लिया। तो इस पूरे प्रोसेस में ध्यान से देखना,
इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू के बराबर होगा एक्सीलरेशन माइनस जी के बराबर होगा। हाँ सर। और इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बोलो। 0. जीरो। जहां था वही वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इतनी बात है। इतनी बात हम लोगों को मालूम है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग ढूंढना चाहते हैं सबसे पहले इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा। लिखना मत, समझो केवल इतना बात में। इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इस पूरे मोशन में टाइम कितना लग रहा है। सो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। तो S की वैल्यू 0, u की वैल्यू प्लस u, टाइम की वैल्यू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस g और ये हो गया t। तो यहाँ से मुझे मिल गया 2ut इज इक्वल टू gt स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया t इज इक्वल टू 2u/g। तो ये एक फॉर्मूला हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। आपसे कभी-कभी पूछा जा सकता है कि इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम हाइट बॉल कितना अटेंड किया। तो मैक्सिमम हाइट कैपिटल H। कॉमन सेंस से देखो, मैक्सिमम हाइट पर जब होगा उस समय इसकी अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड क्या कोई भी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ है ना? हाँ सर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट प्लस h के बराबर होता है उस मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो होती है। यही मतलब हुआ। हाँ सर। हाँ सर। अब हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह 0, u की जगह u, a की जगह माइनस g और s की जगह h। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे मिल गया फॉर्मूला u स्क्वायर बाई 2g। ये एक दूसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। आया समझ में? हाँ सर। तीसरा कोई ठीक नहीं, आप लोग पहले ये लिख लो, इसलिए इतना ही लिखो, ए और बी ही लिखो पहले। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सर। 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 कोई कुछ बोल रहा है, जोर से बोल। सर वो एस का वैल्यू क्या है मैक्सिमम हाइट में? क्या? मैक्सिमम हाइट में एस का वैल्यू क्या है? h के बराबर। ओके सर। म्यूट कर लीजिए खुद को जब कुछ नहीं पूछना हो तो।
सर हो गया। हो गया सबका, इरेज करूं? हाँ सर। पक्का? पक्का। चलिए erase करते हैं। See, अब कोई अगर आपसे पूछे कि केवल ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू है, एक्सीलरेशन माइनस जी है, और उस मोमेंट पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? जब हमारा टाइम ऑफ एसेंट टी ए के बराबर होगा, है ना? तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती है। तो जिस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 हो गई, उस मोमेंट तक का टाइम निकाल लेंगे तो वही टाइम ऑफ एसेंट होगा। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो v 0 हो गया, u की वैल्यू प्लस u के बराबर हो गया, a माइनस g के बराबर हो गया, तो t की वैल्यू t a के बराबर हो गया। तो यहां से मिल गया टाइम ऑफ एसेंट इज u बाई g, मिल गया। हाँ सर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारे पास 2u बाई जी, हाँ सर। और टाइम ऑफ एसेंट मिला u बाई जी। हाँ इसका सर। मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है और उसकी वैल्यू u बाई जी के बराबर होती है। यही मतलब हुआ ना। ये जो हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u बाई जी, उसका आधा ही है टाइम ऑफ एसेंट। इसका मतलब है कि जितना टाइम आधा टाइम जाने में लगा, उतना ही आधा टाइम वापस नीचे आने में लगा। हाँ सर। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग एज अ शॉर्टकट याद कर लेते हैं, एज अ नोट। नोट ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज thrown up from the ground, time of ascent and descent are equal। ये हमेशा याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। आया समझ में? जल्दी से इसको कॉपी करो।
इरेज करूं? हाँ सर। सबका हो गया? सबका नहीं पता सर, मेरा हो गया। Yes, sir. अबे भाई साहब, जब भी मैं पूछूं सबका हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जिसका नहीं हुआ वो बता देगा नहीं हुआ। हाँ सर। कॉमन सेंस है ना? हाँ सर। जब मैं पूछूं सबका हो गया मतलब उसको नहीं बताना है जिसका हो गया, उसको नहीं बताना है, उसको बताना है जिसका नहीं हुआ। अब अगर कोई बोलेगा नहीं हुआ तो मैं समझूंगा नहीं हुआ, कोई नहीं बोलेगा नहीं हुआ तो समझूंगा सबका हो गया। चलो नेक्स्ट। एक और कॉमन सेंस देखो। जब ये ऊपर जाता है तो रास्ते में कोई भी हाइट को, देखो ये दो लाइन मैंने ब्लैक का बनाया है, दो लाइन नहीं एक ही लाइन है, इसी लाइन में ऊपर जाता है, इसी लाइन में नीचे आता है। ये तो आपको समझ में आया, इसीलिए मैंने बगल में दूसरी नीचे आने वाली लाइन बनाई है। तो मैक्सिमम हाइट से नीचे कोई भी पॉइंट होगा, इसको ये दो बार क्रॉस करेगा, एक बार जाते वक्त और दूसरी बार आते वक्त करेगा। हाँ सर। तो जाते वक्त मान लो t1 टाइम पे ऊपर गया और आते वक्त t2 टाइम पर नीचे आया, तो अगर आपसे पूछे कितनी देर तक इस हाइट से ऊपर रहा तो क्या आंसर होगा? जाते वक्त t1 टाइम पर क्रॉस किया और ऊपर जाते वक्त, और नीचे आते वक्त t2 टाइम पर क्रॉस किया, तो कितनी देर इस हाइट से ऊपर रहा? इक्वल टू T2 सर। बट इसमें कौन सा फिजिक्स है, कॉमन सेंस है? मान लो नीचे से थ्रो किया, 5 सेकेंड पर उस हाइट से ऊपर जा रहा था और 8 सेकेंड पर मान लो नीचे आ रहा था, तो 8 और 5 के बीच में 3 सेकेंड तक उस हाइट से ऊपर रहा। हाँ सर। तो क्या आंसर होगा? t2 माइनस t1। शंकर, जो मैं पूछ रहा था, सर रिपीट करो ना एक बार और। मैंने बॉल को ऊपर फेंका, 5th सेकेंड पर वो इस हाइट से ऊपर जा रहा था और 8th सेकेंड पर इस हाइट से नीचे आ रहा था, तो 8 और 5 के बीच का जो 3 सेकेंड है उसमें इससे ऊपर रहा होगा। हाँ सर। यही बोल रहा था मैं। ठीक है, हाँ सर। हाँ। तो देखो लिखना मत, इस कॉमन सेंस को भी समझ लो। इस कॉमन सेंस को ऐसे लिखते हैं, if object is passing through any point below maximum height at times t1 and t2 while moving up and down respectively. Then it will be
above that point for a time duration T2 minus T1। कॉमन सेंस है। हाँ सर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये कोई भी पॉइंट को अगर x पकड़ लो तो मेरे पास है s is equal to ut plus half a t square। s जब हमारा h है तो ये हो गया ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये हो गया जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h दिस इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक होगा इसी के दो रूट्स होंगे t1 एंड t2। हाँ सर। तो इसके दोनों रूट जो t1 t2 होंगे उसमें जो बड़ा होगा वो t2 है, जो छोटा होगा वो t1 है। तो t1 t2 मिल जाएगा तो उनका डिफरेंस भी मिल जाएगा। हाँ सर। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता है? हाँ सर। नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है एच यू जी ये सब मालूम है तो टी की दोनों वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। क्वाड्रेटिक में वैसे आपको मालूम है पर फिर भी मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं अगर अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हाँ सर। तो यहाँ t1 प्लस t2 माइनस बी मतलब 2u अपॉन जी होगा और t1 into t2 that is product of root c by a that is 2h upon g होगा। हाँ सर। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे t1 t2 मिल जाएगा, है ना। तो ये नोट को लिखिए, डायग्राम साथ में बना के दोबारा। if object is passing through any point below maximum height at times t1 and t2 while moving up and down respectively, then it will be above that point for a time duration t2 by t1 which can be calculated as, और कैलकुलेट करने का तरीका बताया मैंने। ये कोई फॉर्मूला नहीं रखने का, थ्योरी है समझने का। which can be calculated as, कॉपी कर दीजिए।
इरेज करूं? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखिए, ये बात समझ में आई कि नहीं उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन लिखिए, दिखा रहा हूं, ठीक है। A ball is thrown vertically up. A ball is thrown vertically up with a speed 20 meter per second. Full stop. Find the time duration for which it will be at a height greater than 15 meter. Full stop. Take a small g is equal to 10 meter per second square. Take a small g is equal to 10 meter per second square. आया आंसर किसी को? सर 2 सेकेंड। वेरी गुड।
देखो इसका नहीं हुआ, इधर देखो। इस बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो पूछा है 15 मीटर हाइट पर से ऊपर कब तक रहेगा। तो जैसे मैंने कहा, मान लो t1 टाइम पर ये ऊपर जा रहा था और t2 टाइम पे ये नीचे आ रहा था फिर उसी पॉइंट से, तो t2 माइनस t1 हमारा आंसर होगा। तो हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जब s की वैल्यू 15 पुट कर देंगे तो उस केस में हम लोगों को जो टाइम मिलेगा वही टाइम t1 और t2 होगा। तो 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इस 0, 5 हटा दीजिए कॉमन लेके, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये तो ऐसे ही मुझे दिख रहा है t माइनस 1 इंटू t माइनस 3। तो इसके रूट्स यहीं से दिख रहे हैं, t1 की वैल्यू 1 सेकेंड और t2 की वैल्यू 3 सेकेंड्स। तो कितने टाइम तक ऊपर रहा, दैट इज 3 माइनस 1 2 सेकेंड्स आंसर। आया समझ में? सबको समझ आया? किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए। सबको आया समझ में? ठीक है, सबको आ गया। तो इसी क्वेश्चन को सोचने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेट इट बी मेथड 2। ध्यान से समझ। ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो किया तो ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये हाइट है 15 मीटर क्वेश्चन में दिया है। तो हम ऐसे भी सोच लें कि जब ये 15 मीटर पर था उस समय इसकी स्पीड कितनी थी, मान लो v थी। तो अगर ये v है तो यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2v/g होगा। ग्रीन से जितना लिखा हुआ है जितना दूर उसका टाइम 2v/g होगा। अगर ये वाला v मुझे मिल गया तो आया ना? हाँ सर। तो वहां का v मिल गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2v/g के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो ये टाइम मिल जाएगा जो हमें चाहिए। हाँ सर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u हो गया 20 का स्क्वायर, a हो गया -10 और s हो गया +15। तो ये हो गया 400 माइनस 300 विच इज 100। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड और v की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड मिल गई तो इस v को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2 सेकेंड आंसर मिल गया। आया समझ में? ये वाला मेथड समझ आया? हाँ सर। ये भी लिखो, ऐसे भी सोच सकते हैं।
इरेज करूं? नहीं सर। लिखिए। अब हो गया होगा मुझे लगता है। सर ये जो मेथड 1 में है ये t-1 और t-3 के साथ है सर। फैक्टराइजेशन पढ़ा है बचपन में? हाँ हाँ सर। तो 3 स्क्वायर - 40 + 3 फैक्टराइज हो सकता है? हो सकता है सर। नहीं भी हो सकता था, ये तो ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया इसीलिए ना। तो चलो तीसरा मेथड समझो। मान लो ये नहीं चलता तो मैं हटा दिया। तो यहाँ के बाद इसको समझ लो तीसरा मेथड। इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, t1 t2 होंगे। हाँ सर। तो t1 + t2 - b/a 4 होगा। t1 × t2 c/a दैट इज 3 होगा। होगा? हाँ सर। मुझे क्या चाहिए? t2 - t1 चाहिए। चाहिए? हाँ सर। तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर -4ab ऐसा होता है। हाँ सर। तो a + b मालूम है, a × b मालूम है। तो ये हो गया 4 स्क्वायर -4 × 3 तो 16 - 12 दैट इज 4 सेकेंड। 4 हुआ ये। तो t2 - t1 का स्क्वायर 4 है, मतलब t2 - t1 2 सेकेंड से। ऐसे सोच सकते हैं अगर फैक्टराइज नहीं हुआ आपसे तो ऐसे सोच सकते हैं। हाँ सर। इरेज करूं अब? सर 2 मिनट प्लीज। हो गया?
इरेज करूं? अब देखो, सुनो सब, ध्यान से सुनो। ये सब जो आपको सिखाया, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, इतना बढ़िया काइनेमेटिक्स, ये सब ध्यान से देखोगे तो ये सब में से कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सारा वैल्यू आप ओरली बता सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनो, सब लोग चुपचाप सुनेगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। देखो, इसमें से जितने फॉर्मूला अभी तक मैंने बताया है सब कॉमन सेंस है। कैसे? देखो, मान लो मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी 0, बोलो। हाँ सर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैक्सिमम हाइट होगा। हाँ सर। ऑफ एनर्जी स्कूल में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। तो ग्राउंड पर टोटल एनर्जी हाफ mu², मैक्सिमम हाइट पर टोटल एनर्जी mgh, mm कैंसिल, h इज इक्वल टू u²/2g, वही फॉर्मूला आया। समझा कि बोर्ड पे लिखूं? समझा। समझा समझा सर, समझा। पक्का? तो पक्का मैक्सिमम हाइट। पक्का। अब टाइम ऑफ फ्लाइट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ओरली बता सकते हो। न्यूटन सेकेंड लॉ स्कूल में पढ़े होगे, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाँ सर। पढ़ा है ना? हाँ हाँ सर। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ चुके हो? हाँ सर। फोर्स इनटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम। ये तो मालूम है क्लास 9 10th में। तो बॉल इनिशियली ऊपर जा रहा था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम mu(j) लिख सकते हैं। वेक्टर में i(j) सर ने पढ़ाया है कि नहीं अभी तक, ये बताओ। नहीं सर। नहीं, तो j की बात छोड़ देते हैं। इनिशियल मोमेंटम mu अपवर्ड डायरेक्शन में है, हाँ सर। और जब नीचे आएगा तो उस समय भी स्पीड इतनी ही होगी, न कम न ज्यादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर। तो जब नीचे पहुंचा तो मोमेंटम कितना हो गया है? नीचे की ओर mu। हाँ सर। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? ओ भाई साहब, प्लस mu से माइनस mu हो गया, तो चेंज कितना हुआ? जीरो। अलग ही लेवल है यार तुम लोग का। प्लस mu पहले था और फाइनली माइनस mu हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? हाफ mv minus mu square. Half mv minus mu the whole square. कैसे बात करते हो तुम लोग? सर -2 mu। 2 mu का चेंज हुआ तेरे अकाउंट में। पहले 5 रुपए था और अब -5 रुपए हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? 5 का। 10 का, गधे। भाई तुम लोग ना अलग है बिल्कुल। छोड़ दो, मत इसको रहने दो, ये तो ऐसे ही मैं बता रहा था, एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं। अरे पहले अगर किसी चीज की वैल्यू प्लस mu है
और थोड़ी देर के बाद उसकी वैल्यू माइनस mu हो गई, तो कितने से डिक्रीज हुआ? 2 mu से ना। पहले टेस्ट में मान लो तुम्हें आया +50 मार्क्स और दूसरे टेस्ट में तुम्हें आया -50 मार्क्स, तो तुम्हारा मार्क्स कितने से डिक्रीज हुआ? 100 से। तो पहले मोमेंटम था +mu, बाद में मोमेंटम हो गया -mu, तो मोमेंटम कितने से चेंज हुआ? 2 mu। अब समझा तुम लोग? तो ये चेंज इन मोमेंटम की जगह मैंने लिख दिया 2mu, लिख दिया। हाँ सर। इधर नीचे की ओर पूरे प्रोसेस में फोर्स क्या लग रहा था? mg, यही फोर्स था ना, और कोई फोर्स तो था नहीं। हाँ सर। तो फोर्स की जगह mg। फोर्स भी किधर था? नीचे की ओर। कितनी देर तक लगा? तो मान लो t टाइम तक लगा, तो मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। समझा कुछ? हाँ सर। उसके बाद तीसरा निकाला था टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब मैक्सिमम हाइट तक, है ना? हाँ सर। तो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम कितना होगा? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो होगी। तो मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, ये मालूम है? 0 तो मोमेंटम 0 हो गया। 0 इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया ग्राउंड पर? mu। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो गया 0। तो इस केस में चेंजिंग मोमेंटम कितना हुआ? mu हुआ। हाँ सर। इधर नीचे की ओर तो फोर्स कितना लग रहा था? mg नीचे की ओर। कितनी देर में हुआ? तो जितनी देर में ऊपर गया, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू u/g मिल गई। मिल गई। हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो भी मैंने सिखाया, आज पर्पस था काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ना, इसीलिए एक्सीलरेशन वेलोसिटी ऐसे वैसे सिखाया। लेकिन ये सब एज सिंपल एज 2 + 2 = 4 है। अगर फिजिक्स, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट, मैं तो अभी एनर्जी और मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व करके बताया, उतना ही होगा। ठीक है? तो आगे जाके देखोगे ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे मन वैसे सॉल्व करो वही आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये तो मैंने उतना ही बताया जो पहले से मालूम है, और भी बहुत सारे तरीका हो सकते हैं बताने के। लेकिन इस चैप्टर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आपको काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने आ जाए। इसीलिए जो मेथड मैंने पहले बोर्ड पर प्रॉपरली लिख के बताया है, वो सीखना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। वो अगर सीख गए, बहुत बढ़िया से समझ आ गया, तो ये सब शॉर्टकट हो गए। क्लियर है? yes नेक्स्ट, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को, जिसको कि ग्राउंड से थ्रो किया है, हो सकता है ऊपर किसी हाइट से थ्रो करे। जैसे घर के छत पर बैठकर किसी बॉल को आप ऊपर फेंक सकते हो, नीचे फेंक सकते हो, केबल ड्रॉप कर सकते हो, 3 बातें हो सकती हैं। हाँ सर। तो when an object
is thrown from a height, मतलब छत पर से आप एक पत्थर या बॉल को फेंक रहे हो। तो जैसा मैंने कहा, इसमें तीन बातें हो सकती है। बॉल को ऊपर फेंक सकते हैं, बॉल को नीचे फेंक सकते हैं, बॉल को केवल ड्रॉप कर सकते हैं। तो केस 1, इसमें मान लो ऊपर थ्रो किया। So when object is thrown up, ये सब कोई फॉर्मूला सॉल्व करना, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो जैसे ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड से स्मॉल h हाइट ऊपर छत पर से एक बॉल को u स्पीड से थ्रो किया। तो ये बॉल कैसे जाएगा? पहले तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, होगा। तो इसमें यहां से यहां तक की हाइट ये तो u²/2g होगी ना? बोलिए। हाँ सर। तो इस केस में ग्राउंड से अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो हमारी वैल्यू स्मॉल h प्लस u²/2g के बराबर होगी। फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, होगी, कॉमन सेंस है। कोई पूछे टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ से यहाँ ग्राउंड पर आने में टाइम कितना लगा? तो सेम स्टोरी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू, है ना? हाँ सर। एक्सीलरेशन पूरे प्रोसेस में माइनस जी, है ना? पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कौन बताएगा? इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 0। बट जीरो तो तब होता जब जहां से शुरू किया वहीं पहुंच जाता, है ना? तो जहां से शुरू किया वहां तो नहीं पहुंचा है ना, कहां पहुंचा है? उससे एक हाइट नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -h, हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो अब इसमें हम अगर लगा दें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह -h ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये हो गया -2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। तो gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये एक टाइम में क्वाड्रेटिक मिला, इसके दो रूट्स होंगे t1 और t2। इसमें से एक रूट हमेशा नेगेटिव मिलेगा और दूसरा रूट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो इस इक्वेशन का जो पॉजिटिव रूट होगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, है ना? सो पॉजिटिव रूट
quadratic equation will give us time of flight. आया ना? हाँ सर। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट जो भी निकालना है इस केस में भी निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। हो गया, आगे बढ़े? Yes, sir. कोई नहीं बोलेगा तो दूंगा। हो गया सबका लिखा हुआ? सर 1 मिनट। ठीक है। सर ये जो आपने रेड मार्कर से लिखा है समझ में नहीं आ रहा सर। समझ नहीं आ रहा है या पढ़ नहीं पा रहे हो? पढ़ नहीं पा रहा हूँ सर। पढ़ नहीं पा रहे। लिखा है पॉजिटिव रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन will give us time of flight. Positive root of this quadratic equation will give us time of flight. हाँ सर हो गया सबका? Yes, sir. केस 2। ये 1 की जगह मैंने 2 कर दिया और अप की जगह डाउन कर दिया। ठीक है? तो जब अप की जगह डाउन कर दिया इसका मतलब है कि इस केस में बॉल को u वेलोसिटी से नीचे थ्रो किया। हाँ होगा? सर। तो मैक्सिमम हाइट h के बराबर ही होगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा। होगा? हाँ सर। Sir. और इनिशियल वेलोसिटी u नीचे की ओर है तो ये माइनस u होगा। एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं, तो यहां पर एक माइनस साइन आएगा, तो यहां पर एक माइनस साइन आएगा।
है ना। तो ये तीनों माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, ये तीनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा GT स्क्वायर प्लस 2UT माइनस 2H0। तो इस क्वाड्रेटिक का भी जो पॉजिटिव रूट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट देगा। सारी कहानी वही है। तो मेरे पास तो ये ऑप्शन था, आप दोबारा लिखिए केस 2, सब कुछ ऐसे कीजिए दोबारा से। सर हाँ बोलिए। सर एक्सीलरेशन ये केस में पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि वो अलोंग विद द ग्रेविटेशन फोर्स जा रहा है। नहीं, ये सब फालतू कॉन्सेप्ट स्कूल का दिमाग से हटा दो। ओके। एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, h भी नेगेटिव होगा। तो इस इक्वेशन में देखोगे तो ये भी सब लोग देखो, समझो इस बात को। स्कूल में गलती से ये कॉन्सेप्ट क्यों दिमाग में बैठ गया है, देखो ये इक्वेशन समझ आया, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, ये समझ में आया। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर। लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखकर ऐसा लगता है कि u और a दोनों पॉजिटिव है ना। बोलना भाई कुछ तो। हाँ सर। लगता है। तो इसी की वजह से दिमाग में एक कॉन्सेप्ट गलत बैठ गया है। इसी वजह से दिमाग में एक गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि while going down acceleration is positive। ऐसा नहीं है। एक्चुअल में while going down displacement, initial velocity and acceleration all three are negative। That's why it may appear that u and g are positive। आया समझ में? Yes, sir. जिसने पूछा था। हाँ यस सर। तो दिमाग में ये सब हटा दीजिए कि नीचे जाने में पॉजिटिव, ऊपर जाने में नेगेटिव, ये सब नहीं है। जी का हमेशा एक ही डायरेक्शन है, नीचे की ओर। उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, जो भी लेना है वही हमेशा लेंगे, आइदर पॉजिटिव ऑल द टाइम और नेगेटिव ऑल द टाइम।
ऐसा नहीं आधा आधा धांधली की जाते वक्त पॉजिटिव नेगेटिव आते वक्त पॉजिटिव, ये सब नहीं। क्लियर है? तो सर सिर्फ नेगेटिव ही लेने का है ग्रेविटी क्या? की, नेगेटिव ही लेने का है। हाँ, हमेशा नेगेटिव। आगे बढ़े? हाँ सर, हाँ। इरेज करो। हाँ सर। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज। रिलीज मतलब सिर्फ ड्रॉप कर दिया। तो जब रिलीज किया यहाँ से, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, केवल छोड़ दिया, एक ऑब्जेक्ट को छत पर से छोड़ दो, ऐसी कहानी है ना? हाँ सर। u की वैल्यू 0, बाकी सब कुछ वही है जो पहले था। तो u अगर 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h, u 0, एक्सीलरेशन माइनस g और टाइम t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई g हो गई, है ना? और मैक्सिमम हाइट h के बराबर ही होगा क्योंकि नीचे आ रहा है, इससे ऊपर तो गया नहीं। कॉपी कर लो। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब ऐसे समझो जैसे ट्रेन मान लो चल रही है और उस ट्रेन चलती हुई ट्रेन से उतरोगे तो तुम भी अपने आप आगे चलने लगोगे, है ना? हाँ सर। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उस ऑब्जेक्ट से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डिटैच होगा तो उसकी स्पीड वही रहेगी जो डिटैच होते वक्त सिस्टम की थी। हाँ सर। ये कॉमन सेंस है ना? मान लो कोई हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है और उस समय उसमें से कोई एक फूड पैकेट निकला,
तो वो जो फुट पैकेट है उसके पास उस मोमेंट पर इनिशियल स्पीड उतनी ही होगी जितनी हवाई जहाज की उस समय थी जब पैकेट गिरा था, रिलीज हुआ था। हाँ सर। तो ये तो कोई फिजिक्स नहीं, कॉमन सेंस है। हाँ सर। Whenever an object is detaching from system of object, in that case the detaching object will get the same velocity as the system at the time of detachment, isn't it? यस सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। तो इस कॉमन सेंस को यूज करते हैं और अभी जो ये 3 केस पढ़ाया है इसको यूज करते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के लिए मैं प्रॉब्लम लिखा हूं, उससे अच्छा है कि एक प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम करना है वो शीट मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, वो बढ़िया से आपको दिख जाएगा, तो क्या है सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पे। मैं नहीं दिखूंगा, व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, केवल क्वेश्चन लिखा हुआ दिखेगा, नंबर मैं बता दूंगा। जब मुझे सॉल्व करना होगा तब दोबारा व्हाइट बोर्ड आपको दिखेगा। क्लियर? कोई भी कर लो, सब एक ही जैसा है, बट कुछ इजी क्वेश्चन कर लो, आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करो। दिख रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपरली? हाँ सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले कीजिए। और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ, लिखाने में टाइम नहीं जाए इसके लिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए।
जिसका हो जाए बताना मुझे, मेरा इंतजार मत करो कि मैं पूछूं। हो गया सर। अरे वाह, बधाई हो। कौन हो, क्या नाम है? ध्रुमी। बहुत बढ़िया। ध्रुमी या ध्रुमिल? ध्रुमी। ध्रुमी, अच्छा। किस सेंटर पे हो तुम? बोरीवली। बोरीवली में। किस स्कूल से हो? MKVVIV। MKVVIV। ये दीपक सर के यहाँ थी क्या 10th में? हाँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर हो गया मेरा भी। क्या हो गया? तेरा भी हो गया? हाँ सर। वेरी गुड। तू किस सेंटर पे है? गोरेगांव। गोरेगांव में हमारा कोई सेंटर नहीं है बेटा। सर थोड़ी अंधेरी सेंटर पे हो। हाँ। गोरेगांव में कहाँ रहता है? मैं सर ये यहाँ पे रहता हूँ सर, ये भगत सिंह नगर। कौन नगर? भगत सिंह नगर चौल में रहता हूँ सर। क्या नाम बताया, फिर से बोलिए, कौन सा नगर? भगत सिंह नगर। भगत सिंह नगर, अच्छा अच्छा। भगत सिंह नगर कहाँ, ईस्ट में या वेस्ट में? वेस्ट में सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान, वेरी गुड सलमान, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ सलमान और ध्रुमी के अलावा? Yes, sir. क्या नाम है तुम्हारा? Alicia. बोलो बेटा। Alicia. अच्छा, अलीशा, हाँ तुम्हें तो जानता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी जनता? चलो, जिसका नहीं हुआ फटाक से मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि एक बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इस बलून से एक स्टोन ड्रॉप हुआ। स्टोन या ऑब्जेक्ट जो भी लिखा होगा, बॉल लिखा है, नहीं बॉल लिखा है, इट रिलीजेस अ स्टोन, स्टोन लिखा है। तो यहाँ से मान लो जब ये h हाइट पर था, उस मोमेंट पर एक पत्थर यहाँ से रिलीज हुआ, तो पत्थर की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर ही होगी, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में लिखा हुआ है कि 11 सेकेंड्स लगते हैं, तो इस h की वैल्यू कितनी होगी? तो सेम स्टोरी, u इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? एंड डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू -h, h की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, और टाइम कितना लगा? तो 11 सेकेंड, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देते हैं। So minus h is equal to 10 into 11 minus half into 10 into 11 का स्क्वायर। So 10 into 11 110 minus 5 into 11 square 121. This is minus h. So 110 121 into 5 कितना होगा? 605 होगा। अब 110 minus 605 कितना होगा? -495। -495। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 495 मीटर। आंसर यस सर, करेक्ट ओके। है। जिसका नहीं हुआ लिख लो।
आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। अच्छा, मैंने बोर्ड पे जो सॉल्व किया था वो शायद आप लोगों को नहीं दिखा होगा, या दिखा था क्या? नहीं सर। नहीं सर। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। ठीक है, अब अभी दिखाता हूँ, 2 मिनट। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोलना चाहिए था, तुम लोग बोले नहीं। मुझे लगा बोर्ड सर पे। हाँ, नहीं, मैंने पहले ये जिसको लिखना है वो पहले लिख लो। मैंने बोर्ड पे सॉल्व करता गया, मैं स्क्रीन चेंज करना नहीं भूला, मतलब भूल गया। तो वो लिख लो, फिर दोबारा क्वेश्चन वाला स्क्रीन पे भी आता। क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे चेंज हो जाओ, लिख लिया सबने? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन वाले स्क्रीन पे आ जाते हैं। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए।
आया कुछ आंसर? बोलिए। किसी का आया? नहीं सर। नहीं, सॉल्व कर दो हाँ सर। या अटेम्प्ट कर रहे हो? सर ट्राई किया मगर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिए। बोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए देखिए अब। इधर देखिए, मैं भूल गया। क्या था क्वेश्चन? When a particle projected vertically upwards, हाँ, अब रुक जाओ। एक पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है। ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आएगा। तो यहाँ से कोई एक पॉइंट बी है शायद, वहां तक जाने में इसको टाइम t1 लगता है, ऐसा बोला है ना? हाँ सर। ऐसा ही है कि इट टेक्स टाइम t1 टू रीच पॉइंट बी, और बी से फर्दर t2 लगता है वापस आने में, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। मतलब ये हुआ कि देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगता है ये है t2, ठीक है? हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि t1 और t2 दोनों को मिला दे तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। हाँ सर। क्वेश्चन में पूछा होगा नहीं पूछा होगा मुझे नहीं मतलब, बट अगर किसी और क्वेश्चन में भी होता तो एक बात तो मुझे मिल गई, t1 प्लस t2 इज 2u/3, है ना? हाँ सर। आपसे क्या पूछा है कि पॉइंट बी का हाइट कितना है, यही पूछा है। हाँ सर। तो पॉइंट बी का हाइट मान लो h है, तो h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। है ना? तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर होगा। बोल बेटा। हाँ सर। चलो, तो एक तरीका यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, या यहीं से बेटा, इतना मेहनत किया यहीं से। अब क्वेश्चन में u तो दिया हुआ नहीं है, हाँ सर। नहीं दिया है, बट t1 t2 दिया है, तो मुझे इस h की वैल्यू t1 और t2 के टर्म्स में निकालनी है हाँ सर। है ना? तो क्या करोगे बोलो? u का वैल्यू t1 t2 के टर्म में दिख रहा है, हाँ सर। तो h इज इक्वल टू
या दूसरा ऐसा कर देते हैं, तो अगर ये h है और t1 टाइम पर यहाँ है, मैं तो ये पहले ऐसा s के टर्म में जनरल इक्वेशन लिख दिया। अब एट t इज इक्वल टू t1 s इज इक्वल टू h, यही h ढूंढना है। So this h is equal to u t1 minus half g t1 square, ऐसा होगा? हाँ या ना, यहाँ तक बोलो। हाँ सर। पक्का? हाँ। बट u मुझे नहीं मालूम है, तो u यहाँ से हम g t1 plus t2 by 2 लिख सकते हैं। यहां से हम u की वैल्यू लिख सकते हैं। आया ना? हाँ सर। तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया, तो हाफ g t1 plus t2 into t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल हुआ, तो g t1 t2 अपॉन 2, ऐसा कुछ एक h का आंसर होगा। आया ना? हाँ सर। आंसर चेक किया आप लोगों ने? अच्छा, आंसर तो ये ऑप्शन है, यानी मैं खुद होगा ही, मतलब वो तो बाद में दे दूंगा मैं, होगा ही नहीं। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? हाँ सर। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोगों के ग्रुप में 2-3 बातें सुन लो। मैंने कल बुकलेट से कुछ होमवर्क डाला रहा होगा, 12-13 क्वेश्चन का। हाँ सर। कर रहे हो तुम लोग? सर अभी तो करे नहीं, करेंगे सर अभी ट्राई। हाँ, उसको करो। आज बुकलेट से कुछ और होमवर्क डाल दूंगा मैं, 8-10 और क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाएंगे। पेज नंबर बता दूंगा उसमें कौन सा है, ठीक है? यस सर। तीसरी बात, Yes. वो जो एक असाइनमेंट डिफिकल्ट वाला दिया था मैंने, याद है, जिसमें 12-13 क्वेश्चन थे? हाँ सर। हाँ। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट बुकलेट वाले तुम्हारे होते जाएंगे, ये भी हालांकि ठीक है। कुछ इजी, एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड असाइनमेंट भी मैं आपके ग्रुप पे आज ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे केवल फॉर्मूले का प्रैक्टिस होगा, वो तुम लोग करते रहना। और जैसे अभी जहां से मैं क्वेश्चन करा रहा था, वो वाले सीट में देखोगे तो तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा टीच योरसेल्फ, दिख रहा है लिखा हुआ? हाँ सर। वो हाँ, तो स्क्रीन पूरे फिजिक्स में होगा ना, पूरे फिजिक्स में, जैसे वेक्टर भी पढ़ रहे होगे, दूसरे ट्रैक में आप लोगों को सर पढ़ा रहे होंगे,
हाँ सर। तो इस तरह पूरे फिजिक्स के असाइनमेंट के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप बहुत पहले से बना रखा है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में, आई स्टोर में नहीं, मतलब हाँ सर, समझा सर। केवल एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे मिलेगा तुम्हें एक ऐप, जिसपे सर्च करोगे ना टीच योरसेल्फ फिजिक्स, तो एक ब्लू कलर का लोगो आएगा, वो एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें कोई ऐड नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। जब भी जिस किसी चैप्टर का जो भी असाइनमेंट करने का मन करे उसको देख के उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। असाइनमेंट और आंसर की दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट उसके असाइनमेंट फॉर टाइम बीइंग अभी आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, तो ये उसके लिए मैंने उन लोगों के लिए मैंने ये सजेशन दिया जिनको कि थोड़ा सा लगता है कि अभी जो कर रहे हैं इससे और ज्यादा हायर लेवल करने की जरूरत है, उनके लिए। बाकी लोगों के लिए जो ग्रुप में असाइनमेंट या होमवर्क देता हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। यस सर। पक्का? तो सब लोग डाउनलोड कर लेना, कोई चार्जेस नहीं है उसमें, ना कोई ऐड आएगा, कुछ नहीं आएगा, एकदम स्मूथ फंक्शनिंग है। आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहो। वेक्टर सर ने पढ़ाया है, उसके भी असाइनमेंट उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉपर असाइनमेंट में लिखा होगा कि वेक्टर एडिशन का असाइनमेंट है या मल्टीप्लिकेशन का है या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का है। तो जो जो चैप्टर जो जो टॉपिक होता जाएगा अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और मैंने जो इधर पढ़ाया है उसमें से काइनेमेटिक्स के 2 असाइनमेंट, एक पहला वाला जो दिया था वो, और एक दूसरा असाइनमेंट नंबर 2 जिसमें मोशन अंडर ग्रेविटी लिखा हुआ मिलेगा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। समझ आया सबको मेरी बात? हाँ सर। तो डाउनलोड कर देना, उसमें मुझे कुछ मिलना नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए ही मैंने ऐसे ही बना रखा है। पूरे अक्रॉस इंडिया सारे बच्चे उसको यूज करते हैं, उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, करते रहना आप लोग। और प्ले स्टोर पे बढ़िया सा 5 स्टार दे देना रेटिंग, बढ़िया रिव्यू लिख देना, कुछ मिलना नहीं है उससे, ऐसे ही मैं बोला। चलिए ठीक है सर। अब आप अगली क्लास तक जो पेंडिंग होमवर्क है वो सब करके आइएगा, ठीक है। ठीक है सर। चलिए बाय, डन फॉर द डे। कुछ पूछना है किसी को, किसी तरह का कोई क्वेरी तो बोलो, अभी मैं खाली हूँ। जिसको कुछ पूछना है रुक सकते हो, जिसको जाना है वो जा सकते हो। कुछ भी पूछना हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कुछ भी डिस्कशन चाहिए, कुछ भी, तो रुक सकते हो, बाकी लोग जा सकते हो। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता किसी को कुछ पूछना है। चलिए मैं क्लोज करता हूँ, बाय।